ब्रेक के बाद लेकर स्वागत। और अब बात करते हैं जस्टिस वर्मा को लेकर, जहां उन पर लटक गई है फिर से एफआईआर की तलवार। एफआईआर दर्ज ना होने को लेकर सवाल उठ रहे हैं और मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम सुनवाई है। जस्टिस वर्मा का कहना है कि भाई कैश कांड मेरे खिलाफ साजिश के तौर पर रचा गया, और एक अलग ही जो मुद्दा चल रहा है वो ये है कि जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजने का भी विरोध किया जा रहा है। तो दिल्ली का जो ये कैश कांड है, इसमें अब तक क्या क्या हुआ वो भी समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जस्टिस यशवंत वर्मा की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ सकती हैं। बढ़ क्या सकती हैं, बढ़ ही रही हैं। कैश कांड पर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है और जस्टिस यशवंत वर्मा पर एफआईआर की मांग की जा रही है। अहम बात यहाँ पर यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ये सुनवाई करने वाले हैं, और इससे इतर इलाहाबाद हाईकोर्ट की अगर बात की जाए तो वहां पर भी जो बार एसोसिएशन है वो एफआईआर के साथ साथ सीबीआई जांच की भी मांग कर रही है, और जस्टिस यशवंत वर्मा के तबादले का विरोध भी लगातार किया जा रहा है। भाई उनसे कहा कि इनको उनका तबादला कर उन्हें इलाहाबाद भेज दिया जाए, वो भी नहीं। अब टाइमलाइन के जरिए समझते हैं कि आखिरकार इस कैश कांड में कब कब क्या हुआ। क्रोनोलॉजी समझते हैं। 14 मार्च को जस्टिस वर्मा के घर जब होली का दिन था, वहां आग लगी और दमकल कर्मी जो थे, वहां जो स्टोर रूम मौजूद था वहां पर 500 रुपए के अध जले नोट मिले, और इसीलिए मुद्दा सुर्खियों में आया। संसद तक इसकी गूंज उठी। 21 मार्च की अगर बात की जाए तो राज्यसभा में इस मामले को उठाया गया। अब मामला संसद में उठाए तो चुप्पी तो होगी नहीं। 22 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने 3 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया, और 22 मार्च को ही सुप्रीम कोर्ट ने जले हुए नोटों का एक वीडियो भी जारी कर दिया। 23 मार्च को जस्टिस वर्मा से उनका जो न्यायिक कार्यभार है उसे वापस ले लिया गया, और 24 मार्च को सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह कहा गया कि भाई इलाहाबाद हाई कोर्ट इन्हें ट्रांसफर करने का एक प्रस्ताव है। अब आई 25 मार्च, जहां जांच समिति ने जस्टिस वर्मा के बंगले पर पहुंचकर जांच पड़ताल की गई, ताकि कई ऐसे जो राज हैं उनसे पर्दा उठ सके। और 25 मार्च को ही राज्यसभा के जो सभापति हैं उन्होंने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें विपक्ष लगातार आवाज उठा रहा था। और 25 मार्च को ही फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने हड़ताल शुरू की। उन्होंने कहा कि जस्टिस वर्मा का ट्रांसफर यहाँ नहीं होना चाहिए। और 26 मार्च को स्टोर रूम को सील किया गया। वहाँ जो सीसीटीवी कैमरास थे और जो डीवीआर थी उनका जब्तीकरण हुआ। और इसी पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए विकास सारथी हमारे साथ जुड़ गए। विकास, लगता है कि जस्टिस वर्मा की मुश्किलें कम नहीं हो रही। एफआईआर को लेकर क्या कुछ हो सकता है कोर्ट में आज? आंचल, देखिए, ये याचिका सुप्रीम कोर्ट के ही एक वकील की तरफ से दायर की गई है, और इसमें ये कहा गया है कि जो प्रोटेक्शन आमतौर पर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस को होता है वो इस मामले में नहीं बनता है, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट एफआईआर के आदेश दे। हालांकि मुझे लगता है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं इस जो दलीलें हैं उनसे शायद सहमत ना दिखे। उसकी वजह यह है कि कोर्ट ने पहले खुद एक 3 जजेस की कमेटी बनाई हुई है, और ये कमेटी जब अपनी रिपोर्ट देगी उसके बाद ही इस तरह की चीजें हो सकती हैं, चाहे वो एफआईआर की मांग हो, चाहे वो और आगे विस्तार से जांच की मांग हो। क्योंकि प्रारंभिक जांच जो थी उसमें दिल्ली हाईकोर्ट के जज ने चीफ जस्टिस ने कहा था कि इसमें इस पूरे मामले को इसकी गहन जांच की जरूरत है, जिसको गंभीरता से लेते हुए सीजीआई ने 3 जजेस की कमेटी बनाई है। तो जब तक ये हाईकोर्ट जजेस की कमेटी की रिपोर्ट नहीं आ जाती, इस तरह की याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट कितना एंटरटेन करेगा ये देखने वाली बात होगी। इसकी सुनवाई आज कोर्ट नंबर 4 में होगी। इस याचिका की सुनवाई जस्टिस ए अशोक के सामने, और तब वो तय करेंगे कि क्या ये जो बातें कही गई हैं याचिका में इनको सुप्रीम कोर्ट स्वीकार करे, या फिलहाल इस तरह की पिटीशंस को सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनेगा। ये दोपहर बाद तक स्थिति साफ हो पाएगी आंचल, क्योंकि कोर्ट नंबर 4 में 69 आइटम है और तो कुछ वक्त लग सकता है। चलिए तो देखेंगे कि दोपहर बाद क्या फैसला आता है इस पूरे मामले पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विकास, इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि आखिरकार इतना सारा कैश आया कहाँ से, और इस सवाल के जवाब के लिए कई ऐसी जांच पड़तालें जो करनी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया विकास, इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। चलिए तो 2 मुद्दे हमने आपके साथ साझा किए, जहां बात की गई